लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिस्कस किया था और वो हमने कंपाइल कर लिया था। आज के वीडियो में कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट पर हम बात करें जो कर्वेचर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स की है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करें। इनिशियली डार्विन चार्ल्स डार्विन एंड इरास्मस डार्विन ने कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किए। जिसे फेलेरिस कैनारियंसिस कहा जाता है और सबसे पहले इस प्लांट पर कोलेप्टाइल कर्वेचर को नोटिस किया गया। कोलेप्टाइल कर्वेचर इस प्लांट में सबसे पहले नोटिस किया गया। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जिस तरफ लाइट सोर्स होगा कोलेप्टाइल का कर्वेचर उसी ओर होता है। इन्होंने मेटल कैप एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए कि अगर किसी कोलेप्टाइल को मेटल का कैप पहना दिया जाए और उसके बाद अगर लाइट दिया जाए तो कर्वेचर नहीं होता। इसके बाद बॉयसन जैनसन ने इन्हीं प्रयोगों को आगे बढ़ाया और सेम प्लांट फेलेरिस कैनारियंसिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और ये एक ऐसा पहला प्रयोग था जिसमें इस बात को डिस्कस किया गया कि वास्तव में जो स्टिमुलस है, हालांकि वो लाइट है, लेकिन उससे पैदा होने वाला जो रिस्पॉन्स है वो केमिकल रिस्पॉन्स होगा। ये इन्होंने सबसे पहली बार प्रकट किया माइका पीस एक्सपेरिमेंट्स को शामिल करते हुए। जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑक्सीजन्स को लेकर वो परफॉर्म किए F.W. वेंट ने, जो एविना कर्वेचर टेस्ट कहलाता है। एविना जिसे हम ओट प्लांट के नाम से जानते हैं या हिंदी में इस पौधे को हम जई का पौधा कहते हैं। इस पर इन्होंने इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए वेंट ने और इन्हें क्रेडिट जाता है पहली बार ऑक्सीजन को अगार पीस में आइसोलेट करने का। प्योर आइसोलेशन नहीं, अगार पीस में ऑक्सीजन को आइसोलेट इन्होंने किया। तो फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अगार इन्होंने परफॉर्म किया था। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया कि एक कोलेप्टाइल लिया गया और इस कोलेप्टाइल को लाइट दिया गया और इस कोलेप्टाइल को कट करके एक अगार पीस पर रख दिया गया। अगार पीस पर इसे रख दिया गया। ऐसा हमने चैप्टर के स्टार्ट पर, ऑक्सीजन के स्टार्ट पर हमने वीडियो में देखा है कि जिस साइड लाइट आएगी वो साइट ऑफ सिंथेसिस होगी और ऑपोजिट साइड टारगेट साइड कहलाती है। तो ऑक्सीजन जितना बना वो सारा ऑक्सीजन अपनी बेसिपिटल टेंडेंसी के कारण जाकर अगार ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएगा। फर्दर इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया कि कुछ कोलेप्टाइल्स लिए और उन कोलेप्टाइल्स को डीकैपिटेट किया। उन कोलेप्टाइल्स के टिप्स काट दिए। से फॉर एग्जांपल एक डीकैपिटेटेड कोलेप्टाइल अगर लिया जाए और इस डीकैपिटेटेड कोलेप्टाइल के टिप पर
अगर एक अगार ब्लॉक रखा जाए, ये एक डिकैपिटेटेड कोलेप्टाइल है और इसके टिप पर एक अगार ब्लॉक रखा गया, जिस अगार ब्लॉक में ऑक्सीजन लिया गया। कुछ समय के बाद ये कोलेप्टाइल कर्वेचर दर्शाती। ये कोलेप्टाइल ऑक्सीजन की पोलर मूवमेंट की वजह से, जो एक साइड से दूसरी साइड जाना है, टारगेट से सिंथेसिस साइड से टारगेट साइड की तरफ जाने का जो टेंडेंसी है, उसकी वजह से वो एक्सेंट्रिक रखे जाने पर ऑपोजिट साइड में मूवमेंट शो करता है। अगर इसी डिकैपिटेटेड कोलेप्टाइल पर अगार ब्लॉक को एक्सेंट्रिकली रखने के बजाय सेंट्रिकली रखा जाए, यानी बराबर बीचों बीच अगर उसे स्थान दिया जाए, तो ऑक्सीजन सभी तरफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस वजह से कर्वेचर नहीं होता। कर्वेचर नहीं होगा, स्ट्रेट ग्रोथ होगी। स्ट्रेट ग्रोथ होगी और किसी तरह का कर्वेचर नजर नहीं आएगा। अगार ब्लॉक रखने का तरीका दोनों में अलग अलग नजर आ रहा है। यहाँ एक्सेंट्रिकली रखा हुआ है, एक तरफ रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सेंट्रिकली यानी बीचों बीच अगार पीस को प्लेस किया गया है। तो ये टेंडेंसी का डिफरेंस जो है रखने पर हमें नजर आ रहा है कि वहाँ कर्वेचर नजर आया और इस पॉइंट पर कर्वेचर नजर नहीं आया। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट थे जो ऑक्सीजन को लेकर किए गए। बाद में कॉलन स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से, कॉर्न जर्म ऑयल से विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन आइसोलेट किए। कॉल एटॉल ने जो आइसोलेशन किया, उनमें से एक हेटेरो ऑक्सीजन कहलाया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से इसे आइसोलेट किया गया था हेटेरो ऑक्सीजन, और बाद में ये पाया गया कि ये हेटेरो ऑक्सीजन जो था वो इक्विवेलेंट था टू IAA। ये इसके इक्विवेलेंट था हेटेरो ऑक्सीजन। ये जो ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन जैसा मटेरियल प्राप्त हुआ, हेटेरो ऑक्सीजन जिसे नाम दिया गया, हर इंडिविजुअल ह्यूमन से इस तरह का ऑक्सीजन केमिकल यूरिन से पास नहीं होता। कुछ खास लोग जिनमें नियासिन डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ उन्हीं रोगियों में इस तरह के केमिकल की प्रेजेंस पाई गई। जो यूरिन था फ्रॉम नियासिन डेफिशिएंसी, ऐसे लोग जो नियासिन डेफिशिएंसी से पीड़ित थे, उन्हीं लोगों के यूरिन में इस तरह के पदार्थ पाए गए थे। ये बेसिक डिटेल हमने ऑक्सीजन को लेकर डिस्कस की है। ये कंप्लीट है हमारा हिस्टोरिकल अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें ऑक्सीजन से रिलेटेड। एक और शब्द आता है बायोएसे। जब भी हम किसी हार्मोन को डिफाइन करते हैं या किसी हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा बायोएसे। एक हार्मोन एक स्पेसिफिक प्लांट पार्ट से
फॉर्म होता है, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उसके पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, उसके कार्यकीय प्रभाव हैं जो विशिष्ट हैं। ऐसा कोई कार्यकीय प्रभाव जो एक हार्मोन पैदा करता है और उसका उपयोग अगर कृषि में किया जा सके तो ऐसे उपयोगी प्रायोगिक जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों को बायो ऐसे कहा जाता है। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो स्पेसिफिक इफेक्ट हो किसी हार्मोन का और वो स्पेसिफिक इफेक्ट फॉर द फ्यूचर यूज इन एग्रीकल्चर पर्पसेस अगर हो तो उसे बायो ऐसे कहा जाता है। ये अलग अलग हार्मोन्स में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ऑक्सिन्स के लिए रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट है या एविना कोलेप्टाइल टेस्ट है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बायोएसे किसे कहते हैं और उस बायोएसे का कोई एग्जाम्पल अलग अलग हार्मोन्स के लिए हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये ऑक्सिन से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने कंप्लीट कर लिए। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरली या सिंथेटिक फॉर्म में पाया जाता है, उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, उसका हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है, ये चीज़ें और बायोएसे पर हमने चर्चा की। आखिरी चीज जो किसी हार्मोन के संदर्भ में हमें याद रहती है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, तो यहाँ जो ओरिजिन है, जो बायोजेनेसिस है, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन है, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स के लिए हर केमिकल के ओरिजिन के लिए किसी प्रीकर्सर की, किसी पूर्ववर्ती पदार्थ की आवश्यकता होगी। जैसे यहां जो प्रीकर्सर मटेरियल है वो ट्रिप्टोफैन है। ये ट्रिप्टोफैन या इसी का ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है या इसी की एक फॉर्म होती है जो अमाइड फॉर्म है और उसे ट्रिप्टामाइन कहा जाता है। इन दोनों में से कोई भी प्रीकर्सर का काम कर सकता है। अगर सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से शुरू होता है तो ट्रिप्टोफैन पहले इंडोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो इंडोल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और वो फिर इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से पहले इंडोल पायरुवेट बनता है, उसके बाद इंडोल एसिटाल्डिहाइड बनता है और वो इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। दूसरा तरीका भी है, जब ट्रिप्टोफैन पहले ट्रिप्टामाइन यानी अपने अमाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये अमाइड फॉर्म फिर इंडोल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और उसके पश्चात वो इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बेसिक जानकारी है ये हमें एक सिंपल चार्ट की फॉर्म में, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें एक बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। हॉर्मोन्स को लेकर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क या 5 मार्क किसी भी प्रकार के सवाल आते हैं, कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि किसी हार्मोन की हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है, उसका प्रिकर्सर या बायोसिंथेटिक प्रोडक्शन उसका कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होता है और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं या उसके बायोएसेस के नाम हमसे पूछे जाते हैं। तो ऑक्सिन को लेकर ये सारी डिटेल्स हमने कंपाइल कर ली हैं।
नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट टू डिस्कस विद जिबरेलिक एसिड। थैंक यू।